नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज जिस हम कानूनी नज़रिए की बात करेंगे वो हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बातों बातों में चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये 2005 का वर्ष था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जो कि एक मील का पत्थर था कानूनी नज़रिए से। इसके इस एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में जो लाइन कही गई थी कि ये एक्ट प्रोटेक्ट करेगा महिलाओं को उनके घर में ही रहने वाले प्रताड़ित करने वाले लोगों से। 2007 में एक फेमस जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, एस आर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा। इसका साइटेशन है 2007 3 SCC 169। ये दो जजेस बेंच का जजमेंट था और इसमें सेक्शन 17(1) के तहत जो रेजिडेंस का राइट है किसी भी लेडी को, किसी भी वुमन को, वो उसके बारे में कहता है कि शेयर हाउस होल्ड में का मतलब क्या होगा। और इस केस में शेयर हाउस होल्ड का मतलब ये बताया गया कि जो भी हाउस होल्ड जो कि हस्बैंड का है या हस्बैंड के द्वारा किराए पे लिया गया है या कोई ऐसा जिसमें कि जॉइंट फैमिली का है और हस्बैंड की उसमें साझेदारी है, तो उस हाउस होल्ड को शेयर हाउस होल्ड कहेंगे। 13 सालों तक शेयर हाउस होल्ड की यही परिभाषा चलती रही। 13 साल के बाद एक 3 जजेस बेंच का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, और ये जजमेंट आया था 15 अक्टूबर 2020 को। ये 3 जजेस के बेंच में जो जजेस थे वो थे अशोक भूषण, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह। यहाँ पे शेयर हाउस होल्ड के साझा गृहस्थी के डिफिनीशन को बहुत बृहद बनाया गया। जो लिमिटेड डिफिनीशन दिया गया था, लिमिटेड दायरा दिया गया था साझा गृहस्थी का, तरुणा बत्रा के केस में उसको ओवररूल किया गया। तरुणा बत्रा वाले केस को ओवररूल किया गया उस जजमेंट को, और इसमें इवन की जो पेरेंट्स के हाउस हैं उसको भी इंक्लूड किया गया साझा गृहस्थी या शेयर हाउस होल्ड के डिफिनीशन में। मैंने सतीश आहूजा वाले केस का एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा भी था। उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया था उस पूरे जजमेंट का और उसके इम्प्लीकेशंस का। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देखिए, और तो आपको उस जजमेंट की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं 2021 में। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने फिर से एक मौका था शेयर हाउस होल्ड के डिफिनीशन के दायरे को एग्जामिन करने का। इसके पहले कि हम देखें हाई कोर्ट ने क्या कहा, पहले हम समझते हैं कि उस केस का जिस केस का जिक्र अभी हम करने जा रहे हैं उसका फैक्ट क्या था। विभूति की शादी श्रीमती कृष्णा शर्मा के बेटे से 2013 में होती है। उनका बेटा आर्मी ऑफिसर, इंडियन फोर्स में ऑफिसर होता है। तो शादी के बाद विभूति अपने हस्बैंड के साथ अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है वो रहती है। हाँ, इस बीच और इसके बाद दोनों मियाँ बीवी का रिलेशन थोड़ा ख़राब होता है, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो जाता है, पैदा होता है, और फिर आपस में कई मुकदमे भी होते हैं। 18 फरवरी 2021 को श्रीमती कृष्णा शर्मा अपने मकान का एक एग्रीमेंट करती हैं, एग्रीमेंट टू सेल, और उसको बेचने के लिए। इस बात का पता उनकी बहू विभूति बधवा को चलता है, और वो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लगाती हैं और उसमें स्टे की मांग करती हैं कि इनको रोका जाए, श्रीमती कृष्णा शर्मा को रोका जाए कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाए। और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, MM की कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर पास होता है और उनको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है कि भाई आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। और ये ऑर्डर पास होता है 15/3/2021 को, और उसके बाद डेट लगा दी जाती है उस केस में 27/7/2021 का। अब चूँकि इसके बाद इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट 3/5/2021 को
मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को खारिज कर देती है, सेट असाइड कर देती है और सेट असाइड कर देती है। फिर विभूति वधवा इस ऑर्डर को चैलेंज करती हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो कहती हैं कि जो जिस मकान की बात हो रही है वो शेयर हाउस होल्ड है। हालांकि और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शेयर हाउस होल्ड के केस में कि वो कितने दिन उस घर में रही। इस केस का नाम है विभूति वधवा शर्मा वर्सेस कृष्णा शर्मा और क्रिमिनल एमसी नंबर 1327 ऑफ 2021, और हाई कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर पास किया है 17 मई 2021 को। दिल्ली हाई कोर्ट को जो जवाब देना था इस केस में, जिस सवाल का, वो सवाल था कि क्या कोई बूढ़ी सास को रिस्ट्रेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है अपने घर को बेचने से, इस ग्राउंड पे कि उसकी बहू का ये कहना है कि ये शेयर हाउस होल्ड है, साझा गृहस्थी है। शेयर हाउस होल्ड की डिफिनीशन दिल्ली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया है। अब जो मेन कंटेंशन सास की तरफ से था वो ये था कि शादी के बाद वो बहुत थोड़े वक्त के लिए कभी आके रुकी थी, अदरवाइज वो हमेशा ही अपने विभूति वधवा हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहीं, और जब उसके हस्बैंड चूँकि एयरफोर्स में थे तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वो वहाँ वहाँ रहीं। तो इस वजह से इतने थोड़े समय के रहने की वजह से इस घर को शेयर हाउस होल्ड नहीं कहा जा सकता। विभूति वधवा का ये कहना था कि शेयर हाउस होल्ड में अगर थोड़ी दिन के लिए भी रहीं तो वो शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा, कितने ड्यूरेशन के लिए कोई रहता है ये मायने नहीं रखता। यहाँ ये बता दूं कि जो पहला एपिलेट कोर्ट था, सेशन कोर्ट था, जिसने कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया, उसने सेक्शन 17 की को लेकर जो बात कही वो बड़ा रेलिवेंट है और उसको हाई कोर्ट ने भी माना। सेक्शन 17 के बारे में उन्होंने कहा कि एग्रीव्ड पर्सन को, पीड़िता को राइट ये होता है कि शेयर हाउस होल्ड में वो रह सकती हैं, और सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि एग्रीव्ड पर्सन को वहाँ से, जो पीड़िता है उसको वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकता, उसको उस घर से हटाया नहीं जा सकता, केवल जो इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसके द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। ये सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 की का कहना है। इस केस में प्रेजेंटली इस केस में ये एडमिटेड फैक्ट है कि विभूति वधवा वहाँ पे लंबे समय के लिए नहीं रही, और जिस समय उन्होंने मुकदमा फाइल किया उस समय भी वो उस घर में नहीं रह रही थी, या उसके कुछ दिन पहले विद इन कुछ पीरियड्स भी ऐसा नहीं था कि उसके कुछ महीने पहले, साल पहले वो लंबे समय तक या एक कंसिडरेबल पीरियड के लिए वो वहाँ रही हूँ। तो ये कोई इस प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ ये कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे कि उनको एविक्ट या डिस्पोजिशन करने की बात हो रही है। सेशन कोर्ट ने अपील में को डिसाइड करते वक्त ये कहा कि जब मजिस्ट्रेट लर्नेड एमएम अब उसके डीवी एक्ट के एप्लीकेशन को सुनेंगे तो उनके पास ये पूरा पावर होगा कि इसको अल्टरनेट एकोमोडेशन की बात करें, और उसको अगर बनता है तो अल्टरनेट एकोमोडेशन दिलवाएं। लेकिन इस घर को शेयर हाउस होल्ड नहीं कहा जा सकता, शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ ये एक वहाँ ना वो तब रहती थी जब एप्लीकेशन लगाया, ना उसके पहले कंसिडरेबल टाइम रहती थी। और हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में सतीश चंद्र आहूजा वाले जजमेंट को एक्सटेंसिवली कोट किया, और पर्टिकुलरली जो लास्ट का पैरा है, पारा नंबर 19 सतीश आहूजा वाले केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश एक कैटेगरिकली ये कहा कि भाई दोनों पार्टी के राइट को बैलेंस करना है। उन्होंने कहा कि इस केस में सेक्शन 19 का जो राइट है रेजिडेंस का शेयर हाउस होल्ड में, वो कोई इनडिफिजिबल राइट नहीं है, कोई ऐसा राइट नहीं है कि जिसको कि डिफीट नहीं किया जा सकता। उसके जो कानून के ज़रिए जो प्रोविज़न है उसके दायरे में आकर उसका सहारा लेकर उसके इस राइट को कन्फ्रंट किया जा सकता है। और ख़ासकर उन्होंने एक बात कही कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ की बहू अपने सास ससुर के खिलाफ खड़ी होती है, और सास ससुर जो कि अपने लाइफ के एडवांस्ड स्टेज में होते हैं, उनका पूरा हक है कि वो अपने आखिरी दौर में एक शांतिपूर्ण जीवन बिताएं, और बेटा और बहू के मैरिटल डिस्कॉर्ड में, जो ब्याह मैरिज को लेकर जो डिस्कॉर्ड होता है या लड़ाई होती है,
उसका हिस्सा ना बने और उसकी वजह से परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को डिटेल में कंसीडर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल हुआ था विभूति वधवा के द्वारा, उसको डिसमिस कर दिया और उसने ये कहा कि जो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। अब आज मैं इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दिसंबर 2020 में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जो वो भी 3 जजेस बेंच का जजमेंट था। और उस 3 जजेस के बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी। और उस केस का नाम था एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु एंड अदर्स। और उस केस में भी एक बहू के खिलाफ एविक्शन ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें सास और ससुर ने एप्लीकेशन लगाई थी। और जिस लॉ के तहत एप्लीकेशन लगाई थी वो लॉ था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और उसके एप्लीकेशन पे पहले जो एसडीएम की कोर्ट थी उसने एविक्शन ऑर्डर पास किया, बाद में डिप्टी कमिश्नर ने उसको इन्फॉर्म किया, फिर वो हाई कोर्ट आए, फिर अंत में वो यहाँ आई थी। तो पूरे सिनेरियो को कंसीडर, पूरे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया था और 1 साल का टाइम दिया था बहू को कि भाई आपका जो दूसरे राइट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में राइट टू रेजिडेंस है उसमें जाइए और अपना राइट को क्लेम कीजिए। और 1 साल के लिए कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उसको एविक्ट नहीं किया जाए। मैंने इस केस का जिक्र इसलिए किया कि जो भी केस होता है वो अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट डील करती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ वे जाकर भी 142 का सहारा लेकर, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सहारा लेकर ये ऑर्डर पास किया था, क्योंकि उसके फैक्ट ऐसे थे कि वो मकान खरीदा गया था हस्बैंड के द्वारा, बाद में उसने अपने फादर को बेच दिया, फादर ने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, और इस दौरान उनका आपस में जो बेटे और बहू का डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा था। तो वहाँ कोर्ट को ये लगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो केवल उसके राइट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए हो रहा है, और उस दौरान वो वनीता वहाँ रह रही थी। तो जो भी केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जहाँ पे कि एक बहू के राइट को और सास ससुर के राइट को बैलेंस करना होता है, वहाँ पे कोर्ट ये देखती है कि फैक्ट क्या है। अगर फैक्ट में ऐसा लग रहा है कि वाकई किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको सेफ गार्ड करती है। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा। मेरी एक गुजारिश है आपसे ये कि आप चाहे एक लाइन लिखें, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर साझा करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि जिस मुद्दे को हमने वीडियो में डील किया उसमें आपका क्या विचार है। आपकी कोई समस्या है तो आप उसे लिखें, उसे भी हम आपको जवाब देंगे और फिर उस मुद्दे को किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।